क्योंकि जज भी उनके, वकील भी उनके, कोर्ट भी उनका और कार्यवाही भी उनका। अब निर्णय किसके अनुसार होगा ये तो आपको। देश का जो सबसे अमीर आदमी है बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ, वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जय सिया राम। अभी वक्फ बोर्ड का केस काफ़ी अच्छे से चल रहा है और काफ़ी सारे मुद्दे सामने में बढ़ चढ़ के आती है, और ये वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है ना, कैंसर की तरफ फैलते जा रहा है। सही मायने में देखा जाए तो धीरे धीरे करके इसका ज़मीन उसका ज़मीन सबको हड़पा जा रहा है, ऐसा सामने में आते जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है हिंदुओं की बस है, बाकी मुसलमानों के लिए भी यानी कि एक ही टाइप का थोड़ा सा चल रहा है काला कानून। इसको समझते थोड़ा विश्लेषण के साथ। 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समय में ये यानी कि बोलते हैं कि पारित करने का ये किए हैं। वैसे तो देखा जाए तो इनका 1400-1500 साल पहले से जब मोहम्मद साहब थे उस समय में जो इनका कुरान है उसके आयतों में इनका वर्णन है, और उन्हीं के अनुसार धीरे धीरे करके इसको डेवलपमेंट किए हैं। साथ ही साथ जब पीवी नरसिम्हा राव साहब थे उस समय में 1995 में इसको पारित किया गया और धीरे धीरे करके धरातल पर उतारा गया। लेकिन इतने समीकरण बनने के बाद, इतना राजनीतिकरण करने के बाद इसको इतना ज़्यादा मजबूती से यानी कि जगह मिल गई, एक पैठ मिल गया कि धीरे धीरे ज़मीनों को दान के स्वरूप में नहीं, कब्जे के स्वरूप में इन लोग हथियाने का यानी कि रणनीति बनाते गए और कब्जा करते गए, ऐसा जहाँ तक आकलन आ रहा है। और देखा जाए तो ये आपकी ज़मीन है, मेरी ज़मीन है, किसकी ज़मीन है ये क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक आप कोर्ट में जाकर आप अपने ज़मीन के ब्यौरा नहीं लेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि सबसे पहला विषय आता है कि ये जब कब्जा करते हैं वक्फ बोर्ड वाले तो आपको लीगली कोई नोटिस नहीं मिलता। लीगल नोटिस ही नहीं मिलेगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये मेरा जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड में चले गया है करके। सबसे पहला विषय यही आता है। और यदि आपको कोर्ट में जाने के बाद या रजिस्ट्री ऑफिस में जाने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी ज़मीन वक्फ बोर्ड में चली गई है, तो आपको भी उसके लिए फिर एक उनके नियमानुसार एक एनओसी वगैरह का फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, और वक्फ बोर्ड के कोर्ट में ही जाकर उसकी सुनवाई किया जाएगा। और सुनवाई की भी प्रक्रिया बड़ा बेहुदा टाइप का। बेहुदा इसलिए है क्योंकि जज भी उनके, वकील भी उनके, कोर्ट भी उनका और कार्यवाही भी उनका। अब निर्णय किसके अनुसार होगा ये तो आपको अपने विवेक अनुसार समझना है। अब मैं कहूँगा तो फिर बोल दोगे कि एक तरफा थोड़ा से वामपंथी विचारधारा का यानी कि गुणगान कर रहे हैं, फिर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ऐसा वाला चल जाएगा। तो आप अपने विवेक अनुसार सोचिए कि जिसका लाठी उसी की भैंस, तो कह नहीं सकता। बाकी ऐसा चलते आ रहा है, तो कैंसर की तरह इसीलिए फैल रहा है। और समस्या तब आती है कि जब एक पक्ष मजबूत होकर के आपके ऊपर निर्णय लेंगे, तो क्या निर्णय लेंगे आप स्वयं समझ सकते हैं। तो ऐसे धरातल में इसका कार्य चलते आ रहा है पैरेलल तरीके से ना, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह से। वैसे तो वक्फ बोर्ड जो बोलते हैं ये लगभग 30-40 यानी कि संगठन है वक्फ बोर्ड का ही, जिसमें एक मुख्य संगठन है जो सेंट्रल को चलाता है, सेंट्रल से सभी जगह चलते हैं, और ऐसे करके काफ़ी सारे रणनीति के तहत ये चलते हैं। जब पूर्व की सरकार थी 2000 यानी कि बोला जाए 14 में, यानी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय में लगभग दिल्ली के 123 यानी कि लगभग 123 के लगभग ज़मीनों को कब्जा करने के फिराक में थे। ये न्यूज़ में भी आया और काफ़ी सारी चर्चाएं भी चली। उसके साथ साथ जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो इसे फिर सामने में लाया। उससे पहले ये सामने में नहीं आया था, लेकिन कार्य प्रगति पर था। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इसे चलचित्र में लाया, दर्शाया और सामने में लाया। तब जा कर के पता चला कि 123 वगैरह जो भी है प्रॉपर्टी वगैरह वो वक्फ बोर्ड के नाम में जाने वाली थी। अभी भी केस वगैरह चल रहा है, ऐसा तो इनका इस गजट में दिल्ली की इन 123 प्रॉपर्टीज के नाम दिए गए हैं और यह कहा गया है कि इन प्रॉपर्टीज पर अब सरकार अपना अधिकार छोड़ रही है और इन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले किया जा रहा है। चलता है। साथ ही साथ ये एक समझ में आता है कि तमिलनाडु के एक स्टेट में, अभी हाल ही की बात है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तमिलनाडु के स्टेट में एक व्यक्ति अपना ज़मीन को बेचने के नाम से जब कोर्ट वगैरह गया है, यानी कि जहाँ पर ज़मीन की रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरह गया है अपने ज़मीन को बेचने के नाम से, तब उसको पता चलता है कि यह ज़मीन उसकी नहीं है, और उसको ना लीगल नोटिस मिला ना कुछ भी मिला। और वो फिर उसके बाद पता चला कि यह ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम में चले गई है। तो उन्होंने फिर एनओसी वगैरह का फिर जो उसका प्रोसेस रहता है उसको किया, और वक्फ बोर्ड के अधीनता में जाकर बात करने का प्रक्रिया जब चालू किया तो पता चलता है कि आधा का आधा गाँव पूरा वक्फ बोर्ड के ज़मीन में कब्जे में हो चुका है। तो इस तरीके से इनका रणनीति चलते आता है, और धीरे धीरे करके हम लोग पूरा आसपास के एरिया को कब्जा कर लेते हैं। अब इसमें तो अभी हाल ही में एक और विषय आया था कि वक्फ बोर्ड का यानी कि जो ताजमहल है वो भी वक्फ बोर्ड के कब्जे में आ चुका है, ऐसा भी सुनने में आता है। और यहाँ तक कि जब कोई व्यक्ति बोलते हैं और कई व्यक्ति लोगों का ऐसा
कथाकथित बयान भी आता है। क्या सत्य है क्या गलत है ये तो आप ही बता सकते हैं। 1400 साल पहले यदि एक मजहब है जो मुस्लिम मजहब जैसे बोलते हैं, यदि यही आया है 1400 साल पहले आया है, तो 1500 साल पहले की हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को कब्जा कैसे किया जा सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। ये भी कहीं और की बात नहीं है, वहीं की बात है, तमिलनाडु की ही बात है। तमिलनाडु में 1500 साल पुरानी मंदिर को भी इन्होंने अपने हाथ में कब्जा कर लिया है। ऐसे करके धीरे धीरे करके अपना पैमाना इतना बढ़ा लिए हैं कि आज के समय में इनका जो है लगभग ज़मीन का यदि ब्यौरा देखते हैं तो 8,54,590 वर्ग है इनका ज़मीन। देखा जाए तो एक पाकिस्तान के बराबर। अब वैसे तो ये आकलन हो सकता है कम हो, कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि इससे लगभग 5 से 10 गुना और बढ़ा है करके। तो क्या सत्य है क्या गलत है ये तो आप ही जाने। और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तहजीब करने वाले, जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई बताने वाले, ये बताए कि किस तरीके से भाई भाई चल रहे हैं। भाई यदि इसी तरीके से भाईचारा निभाना है, और मैं ऐसा नहीं कहता कि भाईचारा ना निभाओ, भाईचारा निभाओ, लेकिन वहीं तक का जहाँ तक का उचित हो। क्योंकि ये तो अभी पाकिस्तान का हाल देख रहे हो, शिया और सुन्नी में ही लड़ जा रहे हैं, अपने में ही मर जा रहे हैं, तो फिर दूसरे को क्या बोले भाईचारे की बात। और यही तहजीब यदि रहा तो फिर भारत में तो ऐसा कब्जा होते आ रहा है और आगे भी होते रहेगा। बाकी आप अपने विवेक अनुसार स्वयं आकलन करें कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि मैं इस पर विवादित बयान खड़ा कर दूं तो फिर मेरे ऊपर भी ब्लेम आता है और काफ़ी सारे दुनिया भर के इधर उधर से फ़ोन आने लग जाते हैं। तो फिर आप अपने अनुसार इसे आकलन करिए, क्योंकि ये धीरे धीरे कैंसर की तरह बढ़ते जा रहा है और बढ़ते रहेगा। अभी जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ 14-15 यानी नियम वगैरह इसके कुछ हैं, उसको संशोधन करने की प्रक्रिया में लाए हैं, ऐसा सुनने में आता है। ये भी कब पारित होगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो काफ़ी सारी विषय रहती हैं सरकार की, चाहे पूर्व की रहे चाहे इस बार की रहे, सब ढीले ढाले ही पड़े हैं और चलते रहेगा ऐसा लगता है मुझे। इसमें दो यानी कि एक बड़े यानी कि इनका सेक्शन है जिसको आपको अपने को समझना पड़ेगा। जैसे कि एक है सेक्शन 3 इनके जो आता है वक्फ बोर्ड के अंदर में। सेक्शन 3 के तहत यदि वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये ज़मीन किसी मुसलमान का है तो वो उस ज़मीन को हथिया सकता है। अब किस हिसाब से मुसलमान का है, क्या है, कैसा, ये तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन कहीं भी यदि अजान की या फजर का जहाँ नमाज वगैरह पढ़ते हैं वो भी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, यहाँ तक तो इनका रणनीति चलता है। साथ ही साथ 85 में, सेक्शन 85 में इनका ये भी आता है कि कोई भी छोटा बड़ा मसला यानी कोई सा छोटा बड़ा विवाद यदि कुछ होता है तो सेंट्रल जो ये रहते हैं जज वगैरह रहते हैं, सेंट्रल में जितने भी यानी आर्गूमेंट्स वगैरह करने वाले बड़े जज या बड़े अधिकारी हैं, उनसे भी इनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने अनुसार ही इसे यानी कि साझेदारी कर सकते हैं, अपने अनुसार ही इनको हर कार्य को कर सकते हैं। लेकिन हिंदुओं के लिए यदि कुछ हो जाए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अधीनता में चलना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या बोल सकते हैं वकीलों के अनुसार चलना पड़ता है यदि कोई लॉ आए या कुछ भी आए। और इनके में ऐसा नहीं चलता। तभी लगता है कि संशोधन करने का प्रक्रिया अब 2000 जो चल रहा है 24 इसी में संशोधन करने के लिए केंद्र की सरकार रणनीति बनाई है। तो हो सकता है कुछ अच्छा हो या बुरा हो, वो तो सरकार जाने क्या क्या रणनीतियाँ लाएंगी क्या क्या नहीं लाएंगी। साथ ही साथ इसमें एक विषय और आता है, इसी में एक बात और आता है कि यदि भाईचारे की तहजीब देते हैं या समन्वय की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर वक्फ बोर्ड हो, जैसा भी हो जो भी हो, समस्या तब आती है कि भाईचारे की यदि बात करते हैं तो दोनों में समन्वय होना चाहिए ना, कि जिसका प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। अब आपको तो पहले ही बता दिया कि मैं यानी कि 1500 साल पुराना माता का मंदिर जो है यहाँ आपका तमिलनाडु में, वहाँ का ज़मीन को तो कब्जा कर चुके माता का मंदिर को, तो फिर किस हिसाब से भाईचारे वाली बात है। अभी भी तो काशी मथुरा चली रहे, राम मंदिर भी 500 साल बाद हमको यानी कि वापस मिला। तो इस तरीके से रणनीति चलते जाएगा तो कहाँ से भाईचारे की तहजीब या भाईचारे की मिसाल हम कायम कर पाएंगे। ये रही सबसे पहली बात। और एक विषय और सामने में आता है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट एक किसी भी एक जैसे वक्फ बोर्ड को अभी पावर मिला है उस हिसाब से यदि हिंदुओं की भी पावर दे दे तो फिर तो बड़ा मसला आ जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ भाईचारे वाली बात नहीं होगी। क्योंकि वही व्यक्ति लोग इसमें बौखला जाते हैं जो कल तक यानी कि अपने पुरस्कार तक को देने के लिए आ गए थे। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आ जाते हैं कि मैं अपने पुरस्कार को या फिर अपने अशोक चक्र फलाने चक्र को देना चाहता हूँ, मैं इस देश में सुरक्षित नहीं हूँ। तो भाई साहब, सुरक्षित आप नहीं, सुरक्षित हो सकता है अब हम नहीं हैं, यानी जो हिंदू है। हिंदू मैं यानी बहुसंख्यक में तो नहीं गिनूंगा, हिंदुओं को अल्पज्ञानी जरूर बनूंगा। किसी भी के बातों में, कथाकथित बयानों में
एकदम सामने में आ जाते हैं और उसी के बात को सही मानने लग जाते हैं। अपना विवेक, अपना बुद्धि को लगाते ही नहीं है। कोई बड़ा पत्रकार आके सामने में बोलता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति ऐसी है, वैसी है, ये सही है, ये ऐसा है, वैसा है, तो उसको मानने लग जाएंगे। अपने विवेक अनुसार, अपने मत अनुसार कम से कम ये तो आकलन करो कि क्या सही है और क्या गलत है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर पत्रकार गलत होता है या हर व्यक्ति गलत होता है। अपने एक भाई साहब आते हैं दुग्गल साहब, वो भी अधिकतर कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों ऐसा वैसा, फिर वो भी निपटा देता है धीरे से। तो ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं जो कि आपको बरगलाते रहते हैं। खासतौर से चुनाव के समय में इन लोग बिलबिलाते हैं और बड़े बड़े देशों में बैठकर इन लोग छोटी छोटी राज्यों के विषय में चर्चा करते हैं और केंद्र को कोसते रहते हैं। तो ऐसा बहुत सारा बयानबाजी आता है। बाकी आप अपने विवेक अनुसार इस विषय को समझें और जानें, उसके बाद फिर निर्णय लें। यदि आप ऐसे ही वीडियो हमसे साझेदारी करना चाहते हो या देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सारे मित्रों को और परिजनों को भेज दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय सिया राम।